Good morning and welcome to 14th class of surface chemistry. Myself Abhishek Raj and you are watching class 12th chemistry English medium. Today we are going to discuss a new topic in surface chemistry that is coagulation. तो आज हम पढ़ने वाले हैं coagulation और you can say precipitation. तो how can you define coagulation? The process of settling of colloidal particles is called coagulation. मतलब जो colloidal particle है वो एग्रीगेट होकर के और नीचे प्रिसिपिटेट हो जाता है या सेटल डाउन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन. तो कोगुलेशन के लिए डिफरेंट वेज है. कोगुलेशन इज कैरीड आउट बाय डिफरेंट वेज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस. हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है कि जो कोलाइडल पार्टिकल है वह अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसी प्रकार से हम और भी जो तरीका है हम इसे पढ़ेंगे और हार्डी-शेल्ज रूल पढ़ेंगे, कोगुलेटिंग वैल्यू और गोल्ड नंबर पढ़ेंगे. तो हम हेडिंग करते हैं कोगुलेशन. तो how can you define coagulation? The process of settling of colloidal particles. लिखेंगे the process of settling down of कोलाइडल पार्टिकल्स. तो एक बात तो हम समझ रहे हैं कि जो पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है और जो कोलाइडल पार्टिकल है वो चार्ज्ड है. तो आखिर किस प्रकार कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे से एग्रीगेट होकर के सेटल डाउन होता है, तो हम देखेंगे. एज वी नो colloidal solution is neutral and colloidal particle are charged. Following ways to carry out coagulation. और जिसमें पहला हम पढ़ने जा रहे हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. The movement of colloidal particles towards opposite electrode under electric field is called electrophoresis. तो हमने कोगुलेशन को डिफाइन किया. द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन और यू कैन से precipitation.
तो अब हम समझने जा रहे हैं कि बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस आखिर किस प्रकार से कोगुलेशन की क्रिया संपन्न हो रही है। मतलब जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, हम देखते हैं कि जो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है, तो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है और अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखते हैं क्या कि जो अपोजिट इलेक्ट्रोड है उसके टुवार्ड्स वो मूव करता है। तो टुवार्ड्स मूव करने के कारण क्या हो जाता है कि उसमें उसके चार्ज में कमी आती है और वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होता है और न्यूट्रलाइज होने के फलस्वरूप वो एग्रीगेट होता है और प्रिसिपिटेट होता है। तो हम लिखेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस charge of colloidal particles become the charge of colloidal particles become lesser and upon neutralization it aggregate and precipitate। तो हमने समझा कि जो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स थे वो अपोजिट इलेक्ट्रोड के टुवार्ड्स मूव किए, धीरे धीरे उसके चार्ज में कमी आई और वो न्यूट्रलाइज हुए और आपस में एग्रीगेट होकर के एक मतलब प्रिसिपिटेशन हुआ, नीचे वो जो है सेटल डाउन हो गए, एग्रीगेट होकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किए, दैट इज़ कॉल्ड कोगुलेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल हैं, जो कोलाइडल चार्ज पार्टिकल हैं, अगर उसमें अपोजिटली चार्ज सॉल मिला दिया जाए तो अपोजिटली चार्ज सॉल मिलाने के कारण क्या होगा कि ये उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे और आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से एग्रीगेट होकर के प्रिसिपिटेट हो जाएंगे। तो सेकेंड पॉइंट के रूप में हम ले सकते हैं कि बाय मिक्सिंग अपोजिट चार्ज सॉल लिखेंगे द चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स गेट न्यूट्रलाइज aggregate to form particles of larger volume and get settled down। तो ये तो तरीका हो गया बाय मिक्सिंग अपोजिट चार्ज सॉल। तीसरा जो है वो है बॉइलिंग। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, तो हम देखे थे कि प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन के कारण क्या हो रहा था कि जो कोलाइडल पार्टिकल थे तो उसके ऊपर लेयर फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, और जो एडजॉर्ब लेयर था इसी के कारण वह चार्ज हो जा रहा था। तो जो एडजॉर्ब लेयर है उस एडजॉर्ब लेयर को अगर डिस्टर्ब किया जाए
तो हमने बताया कि बाय बॉइलिंग, जब हम इसे बॉयल करते हैं तो जो एडजॉर्ब लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाता है और अल्टीमेटली जो पार्टिकल है वो न्यूट्रलाइज होकर के सेटल डाउन हो जाते हैं। तो बाय बॉइलिंग, थर्ड पॉइंट हम ले सकते हैं। बॉइलिंग, द एडजॉर्ब layer of colloidal particles become separated by boiling and they get precipitated। एक और तरीका हो सकता है परसिस्टेंट डायलाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डायलाइसिस हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रोडायलाइसिस, डायलाइसिस। तो हो क्या रहा था कि ट्रेस अमाउंट में अगर इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है तो नहीं, ऐसे समझिए कि ट्रेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव किया जाता है। क्योंकि हम डायलाइसिस कर रहे हैं, तो डायलाइसिस कर रहे हैं तो जो मेरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, हम देखेंगे क्या कि वाटर के जो है कंटिन्यूअस फ्लो के कारण क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है अगर वो धीरे धीरे जो है रिमूव होता है तो जो पार्टिकल हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं। और जब कोलाइडल पार्टिकल अनस्टेबल होंगे तो अल्टीमेटली वो कोगुलेट होंगे। तो हम लिखेंगे बाय परसिस्टेंट डायलाइसिस, ये भी एक तरीका हो सकता है। बाय अप्लाइंग this method we can remove some electrolyte and colloidal particles become unstable, ultimately coagulate और precipitate। तो हमने 4 प्रोसेस पढ़ा। एक और हो सकता है कि अभी तो हम बता रहे थे कि इलेक्ट्रोलाइट को हटाएंगे, अब हम बता रहे हैं अगर इलेक्ट्रोलाइट को ऐड भी करेंगे तो होता क्या है कि, तो हमने समझा कि ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को जब रिमूव किया कोलाइडल सॉल्यूशन से तो क्या हो गया, मेरा कोलाइडल पार्टिकल अनस्टेबल हो गया और धीरे धीरे वो जो है कोगुलेट हो गया। अब हम बताने जा रहे हैं कि अगर थोड़ा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को हम डालेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे और इलेक्ट्रोलाइट जो है चूँकि उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो वो क्या करेंगे, अपोजिटली जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करेंगे और आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ये भी इसमें भी कोगुलेशन होगा। तो हम देख रहे हैं, अच्छा यहाँ एंड, तो इसे मिटा दें बाय मिक्सिंग अपोजिट चार्ज सॉल्व। अब है ये 5th पॉइंट होना चाहिए, बाय एडिंग स्मॉल amount of
इलेक्ट्रोलाइट्स लिखेंगे by adding small amount of electrolytes in colloidal solution लिखेंगे colloidal particles neutralize and get settle down and precipitate. तो हमने समझा कि आखिर कौन कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा कि कोगुलेशन होता है। हमने देखा बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय मिक्सिंग अपोजिटली चार्ज सॉल्ट और बाय बॉइलिंग, बाय परसिस्टेंट डायलाइसिस एंड एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सब तरीका है जिससे कि कोगुलेशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे हम कैरी आउट कराते हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें, हार्डी-शल्ज रूल। तो ये हार्डी-शल्ज रूल क्या है? तो हम देखेंगे क्या कि जो कोगुलेशन पावर है इलेक्ट्रोलाइट का, ये कोगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ वैलेंसी ऑफ आयन। मतलब आयन पर जो वैलेंसी है, जितना अधिक वैलेंसी होगा उतना जो है कोगुलेशन पावर इलेक्ट्रोलाइट का होगा। और यू कैन से ग्रेटर द वैल्यू ऑफ वैलेंसी एंड ग्रेटर द कोगुलेशन पावर। तो हम देखेंगे डिफरेंट आयंस में कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयंस देखेंगे और कुछ निगेटिवली चार्ज आयंस देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये रिलेटेड है कोगुलेशन पावर से। तो हम हार्डी-शल्ज रूल देख रहे हैं। हार्डी एंड शल्ज रूल लिखेंगे द कोगुलेशन पावर ऑफ electrolyte is directly proportional to the power of valency of ions। लिखेंगे ग्रेटर द पावर ऑफ वैलेंसी ऑफ आयंस, ग्रेटर विल बी कोगुलेशन पावर। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि कुछ आयंस लेते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम का ले लीजिए Al3+, बेरियम का ले लीजिए Ba2+, सोडियम का ले लीजिए Na+। तो हम देखते हैं क्या कि यहाँ एल्युमिनियम 3+ में ग्रेटर वैलेंसी है इस आयन में, तो इसका जो कोगुलेशन पावर होगा वो ज़्यादा होगा। वही हम निगेटिवली चार्ज आयंस में देखेंगे तो फेरोसाइनाइट में देखिए Fe4-, और फॉस्फेट में देखिए PO4-3-, सल्फेट SO4-2- और Cl क्लोराइड Cl-। तो हम इसमें देखेंगे क्या कि जो फेरोसाइनाइड वाला आयन है तो उसका जो कोगुलेशन पावर है वो ज़्यादा होगा, देन फॉस्फेट, देन सल्फेट, ठीक है। और सबसे कम कोगुलेशन पावर होगा किसका? तो क्लोराइड का।
तो हम दोनों एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लिखेंगे, चलिए Al3 प्लस ग्रेटर देन Ba2 प्लस ग्रेटर देन Na प्लस, और हम लिखेंगे FeCN होल 6 4 माइनस ग्रेटर देन PO4 2 माइनस ग्रेटर देन SO4 2 माइनस देन Cl माइनस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ लिख देंगे ग्रेटर और ग्रेटर कोगुलेशन पावर, और यहाँ लिखेंगे लेसर कोगुलेशन पावर। तो अब हम इजीली समझ पा रहे हैं कि जितना ज़्यादा वैलेंसी होगा उतना ज़्यादा कोगुलेशन पावर होगा। अब हम एक नए टॉपिक को समझ रहे हैं जिसका नाम है कोगुलेटिंग वैल्यू। तो कोगुलेटिंग वैल्यू क्या है, और उससे हम रिलेट करेंगे किसको, तो गोल्ड नंबर को। तो पहले इसे मिटा देते हैं और कोगुलेटिंग वैल्यू हम हेडिंग कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये समझना कि आखिर कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होता है। वह मिनिमम कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस में, तो इन मिलीमोल्स में, मिलीमोल्स पर लीटर। तो द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू काउज कोगुलेशन और रिक्वायर्ड टू काउज प्रिसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट। फिर से हम समझते हैं कि सॉल के प्रिसिपिटेशन के लिए जितना इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा का वह मिनिमम कंसंट्रेशन किसमें, तो मिलीमोल पर लीटर में, दैट इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू। तो हम पहले डेफिनेशन लिख देते हैं और हम देखेंगे कि जितना कम हमको इलेक्ट्रोलाइट मिलीमोल्स में रिक्वायरमेंट होगा उतना ज़्यादा उसका जो है कोगुलेटिंग पावर होगा। तो डेफिनेशन हम लिखेंगे कि द मिनिमम concentration of electrolyte in millimole per liter required to cause precipitation of ions। और हम लिख सकते हैं कि स्मॉलर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नीडेड, क्या लिखेंगे, हायर विल बी कोगुलेटिंग वैल्यू। तो हम देखेंगे कि जो मेरा कोगुलेटिंग वैल्यू है, तो कोगुलेटिंग वैल्यू वह क्या कर रहा है कि हम मिलीमोल्स में जिस मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को पर लीटर हम मतलब डालते हैं, तो हम देखते हैं कि सॉल्ट में प्रिसिपिटेशन होता है। मतलब प्रिसिपिटेशन को कंडक्ट कराने के लिए जो मिनिमम कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का है मिलीमोल पर लीटर, अब जस्ट इसके अपोजिट हम समझें और हम समझेंगे गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर में क्या होता है कि यहाँ तो
कोगुलेशन कराने की प्रक्रिया हो रही थी, मतलब रिक्वायर्ड टू काउज प्रिसिपिटेशन। अब यहां हो जाएगा टू प्रोटेक्ट प्रिसिपिटेशन, मतलब कोगुलेशन को रोकना है। तो कोगुलेशन को रोकने के लिए क्या करना होगा? तो जैसे गोल्ड सॉल है, तो कोगुलेशन वैल्यू जो सॉल के प्रिसिपिटेशन के लिए जो अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का रिक्वायर्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और गोल्ड नंबर क्या कर रहा है कि प्रिसिपिटेशन को रोकने के लिए जो अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो हम यहां सिर्फ इतना बताएंगे कि कोगुलेटिंग वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। तो हम लिख देते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम जो है गोल्ड नंबर को डिटेल में चर्चा करेंगे और गोल्ड नंबर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कि सारा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाए। और उसके बाद फिर इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफायर, और लास्ट टॉपिक जो है कोलाइडल सॉल्यूशन का, मतलब कोलाइड्स का जो एप्लीकेशन होगा, इसे पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। संदीप राज इज वॉचिंग, सन्नी शाह इज वॉचिंग, उत्तम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।